नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी पुलिस के 60,000 पदों पर सीधी भर्ती। प्रदेश के 92 राजकीय महाविद्यालयों में ई बुक्स ई लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा, जारी हुआ बजट। वाराणसी का स्वरवेद महामंदिर होगा दुनिया का सबसे बड़ा योग तीर्थ, एक साथ 20,000 लोग कर सकते हैं ध्यान और योग। प्रदेश के 4 वेटलैंड को इको टूरिज्म सेंटर के तौर पर किया जाएगा विकसित। पीएम मोदी का हिंदी में भाषण, पहली बार एआई टूल भाषिनी ने किया रियल टाइम तमिल अनुवाद। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र पहले स्थान पर। रोडियो स्काई ड्राइविंग करने वाली भारत की पहली महिला बनी अनामिका, बैंकॉक में 13,000 फीट से लगाई छलांग। और अब खबरें विस्तार से। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 60,244 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी। uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई करने की आखिरी तिथि 16 जनवरी 2024 है। फीस जमा करने की और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद जताई जा रही है। रिक्त पदों में 24,102 पर अनारक्षित है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, ओबीसी के लिए 16,264 पद, एससी के लिए 12,650 पद और एसटी के लिए 1,204 पद आरक्षित है। आवेदन फीस 400 रुपए निर्धारित की गई है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के तहत अब 92 राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ई बुक्स व ई लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। शासन की ओर से प्रदेश के 172 में से 85 राजकीय महाविद्यालयों में रूसा व अन्य स्रोतों से स्मार्ट क्लास विकसित की जा चुकी है। 58 राजकीय महाविद्यालयों में 10 करोड़ के स्मार्ट क्लास विकसित की जा रही हैं। इसी तरह से 92 राजकीय महाविद्यालयों में ई लाइब्रेरी व ई बुक्स की भी सुविधा विकसित की जा रही है। राजकीय महाविद्यालयों को इस सुविधा के लिए 2 से 5 लाख रुपए प्रति कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने बताया कि 92 महाविद्यालयों का चयन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शासन ने इसके लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। शिक्षा निदेशालय स्तर पर ई कंटेंट स्टूडियो के लिए भी इस वित्तीय वर्ष में धनराशि आवंटित की गई है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। पीएम मोदी ने हाल ही में वाराणसी के उमरहा में बने स्वरवेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया। विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल महाराज के विश्व के दर्जनों देशों में सैकड़ों आश्रम हैं। इसमें वाराणसी का ये स्वरवेद महामंदिर सबसे बड़ा है। 35 करोड़ की लागत से करीब 20 साल से बन रहा ये 7 मंजिला मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बताया जा रहा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ एक साथ 20,000 लोग योग और ध्यान कर सकते हैं। लेते हैं आज की चौथी खबर। प्रदेश के 4 वेटलैंड्स को इको टूरिज्म सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहाँ पर्यटक पक्षियों की हलचल देख सकेंगे। इन वेटलैंड्स के प्राकृतिक रूप को बहाल रखने के साथ ही पर्यटकों के लिए आवागमन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में यूं तो कई वेटलैंड्स हैं, इनमें से कई को पक्षी विहार और रामसर साइट के तौर पर विकसित किया गया है। वहीं कुछ वेटलैंड्स ऐसे हैं जो प्राकृतिक तौर पर खूबसूरत है और इन पर पक्षियों का बसेरा रहता है, लेकिन देखभाल न होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से अछूते हैं। ऐसे ही 4 वेटलैंड को इको टूरिज्म सेंटर के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव और वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव अंजनी आचार्य ने बताया कि इन वेटलैंड में पर्यटकों के लिए वॉकिंग ट्रैक और मचान बनाए जाएंगे। लेते हैं आज की 5वीं खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी पहुंचकर काशी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कन्याकुमारी और वाराणसी के बीच काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। काशी तमिल संगमम में उनके भाषण के दौरान एक नया प्रयोग किया गया था, जिसमें तमिल समझने वाले दर्शकों के लिए भाषिनी नामक एक नया रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद उपकरण का उपयोग किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि भाषिनी एक एआई आधारित अनुवाद करने का टूल है। ये लोगों को अन्य भारतीय भाषाओं के बोलने वालों से बात करते समय अपनी मूल भाषा में बात करने की सुविधा देता है। इसे एंड्रॉइड और iOS ऐप के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों को एक ताजा रिपोर्ट ने बल दिया है। इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Soik.in ने सेंसस और CLSA यानी क्रेडिट लियोनेस सिक्योरिटीज एशिया पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक में बताया है कि देश की जीडीपी में शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।
सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जीडीपी शेयर के मामले में तीसरे पायदान पर था। ये योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर इसके बाद सीएम योगी का अगला लक्ष्य नंबर 1 जीडीपी शेयर वाला राज्य बनने का होगा। लेते हैं आज की 7वीं खबर। संगम नगरी की युवा स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने हाल ही में एक और बड़ी उपलब्धि बटोरते हुए बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से हैरतअंगेज छलांग लगाई है। यूएसपीए यानी यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन की सी कैटेगरी की स्काई ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर चुकी अनामिका ने विंग सूट पायलट के साथ TAC 750 विमान से ये छलांग लगाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। इस छलांग को लोकप्रिय रूप से रोडियो स्काई डाइव जंप के नाम से जाना जाता है। रोडियो स्काई डाइविंग अब तक भारत की किसी भी महिला स्काई ड्राइवर ने नहीं पूरी की है। अनामिका शर्मा ने अपनी पहली स्काई डाइविंग जंप महज 10 वर्ष की उम्र में की थी। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। आर्मी हॉस्पिटल RNR ने एक दुर्लभ इम्यूनो डेफिशिएंसी विकार से पीड़ित 7 वर्षीय बच्चे के लिए सफलतापूर्वक जीवन रक्षक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। ये अपने आप में प्रथम सफल प्रयोग है। संसद के दोनों सदनों ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है, जो इस वर्ष समाप्त होने वाले विशेष सुरक्षा प्रावधानों को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाएगा। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने 2021 और 2022 के आंकड़ों के साथ ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड यानी कि मानव हत्या रिपोर्ट 2023 जारी की है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने टिप्पणी की है कि पिछले 4 हफ्तों में यमन के हूती विद्रोहियों ने वाणिज्यिक जहाजों पर 12 बार आक्रमण किया है और कई जहाजों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। 2013 में सूर्य के पश्चिमी छोर से उत्पन्न एक प्रमुख विस्फोट के विकास की जांच कर रहे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सौर विस्फोट की उत्पत्ति की पहचान की है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।